नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत एक सेकुलर देश है और भारत तो संविधान से ही चलेगा। यह बयान पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल में आपने हजारों बार सुना होगा। खास करके जब लोकसभा चुनाव आया तो लोकसभा चुनाव में तो संविधान की प्रतियां ले लेकर चुनाव सभाओं में लहराई गई और यह कहा गया कि संविधान की रक्षा के लिए यह लड़ाई लड़ी जा रही है और कहा कि अगर बीजेपी आई तो भारत जो है सेकुलर देश नहीं रहेगा। ऐसे तमाम बयान आपके जहन में ताजा होंगे और ये बयान आज भी सुनाई दे रहे हैं। आज जब चुनाव होता है, चाहे हरियाणा का चुनाव हो या अभी महाराष्ट्र और साथ साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव होना, इन चुनाव में भी इस तरह के बयान सुनाई देने लगे हैं। जब चुनाव आते हैं तो भड़काऊ बयानबाजी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज मैं इस सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या वास्तव में संविधान को लेकर के और सेकुलरवाद को लेकर के इस देश में जो विपक्ष है, विपक्ष की जो थ्योरी है, क्या वो थ्योरी संविधान सम्मत है या नहीं है? सेकुलरवाद की जो थ्योरी है विपक्ष की, क्या वो संविधान सम्मत है या नहीं है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि बीते 1 हफ्ते में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं को लेकर के ये मन में सवाल उठते हैं कि वास्तव में जब विपक्ष की तरफ से कुछ नेता संविधान की दुहाई देते हैं या वो कहते हैं कि सेकुलरवाद के लिए लड़ रहे हैं, तब क्या वास्तव में वो संविधान की और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रहे होते हैं या उनका निशाना सिर्फ एक वोट बैंक होता है? अब देखिए ना, ये मैं आपको याद दिला देता हूं, यही गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है, इसके एक बड़े नेता हैं स्टालिन, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं। उन्होंने सनातन का समूल नाश करने की बात कही थी और कहा था सनातन का समूल नाश होना चाहिए क्योंकि सनातन एड्स, डेंगू, मलेरिया है। इस तरह के बयान दिए थे। इस तरह के बहुत सारे और भी बयान हैं, लेकिन मैं उनको छोड़ देता हूं। और जब इस मामले पर स्टालिन को लेकर स्टालिन की शिकायत जब की गई और इसको लेकर के मामला अदालत में पहुंचा तो विपक्षी गठबंधन के नेता जो हैं स्टालिन, वो ये कहते हैं कि अदालत कहेगी अगर, तब भी मैं अपना बयान वापस नहीं लूंगा और माफी नहीं मांगूंगा अगर मुझे अदालत कहेगी तब भी। तो एक तरफ सनातन को लेकर, हिंदुओं को लेकर यह भाव है कि इसका तो समूल नाश हो जाना चाहिए, तो डेंगू मलेरिया है, और अगर कोर्ट कहेगी तब भी हम इस पे माफी नहीं मांगेंगे। दूसरी तरफ बीते 3 दिन की घटनाएं आपको बताता हूं, 3 तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और उसी को लेकर आज की डिबेट आगे बढ़ाऊंगा। दिल्ली में संसद भवन के अंदर जब जेपीसी की वक्फ बोर्ड पर, वक्फ कानून पर जब जेपीसी की बैठक होती है, उस बैठक में वक्फ कानून पर कोई आंच ना आए, इसको लेकर के टीएमसी के एक नेता कांच तोड़ देते हैं, कांच की बोतल तोड़ देते हैं। जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पर उस टूटी बोतल से हमला करने की कोशिश करते हैं। ये गुस्सा किस लिए? यह असहिष्णुता किस लिए? क्या यह असहिष्णुता लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत आप कर रहे हैं? जेपीसी का गठन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत हुआ, संविधान के तहत हुआ, और संविधान के तहत, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जेपीसी में जो कुछ निर्णय होगा वो सबको स्वीकार होना चाहिए। उस पर और भी डिबेट हो सकती है, उस पर वोटिंग हो सकती है, डिबेट हो सकती है, लेकिन सोचिए कि कांच की बोतल तोड़ देना गुस्से में, क्योंकि वक्फ कानून में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो तो पत्थर की लकीर है। संसद की क्या हैसियत है कि वो वक्फ कानून में दखल दे दे? क्योंकि मौलाना तो कहते हैं कि देश शरिया से चलाना है, इसीलिए वक्फ कानून को नहीं हटाना है। एक घटना संसद में होती है, दूसरी घटना बिहार में होती है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आरजेडी के बड़े नेता, उनका एक बयान वायरल होता है और वो बयान वायरल होता है, वो कहते हैं कि मुसलमानों को कुछ कहा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा।
कहा यह जा रहा है कि उनको तेजस्वी यादव को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि अररिया के बीजेपी सांसद ने कह दिया था कि अररिया में अगर रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। तेजस्वी यादव को गुस्सा आया, उन्होंने कहा ईंट सेंट बजा दूंगा अगर मुसलमानों के लिए कुछ कहा तो, कुछ भी आंच आई तो ईंट सेंट बजा दूंगा। अब सवाल यह उठता है, तेजस्वी यादव को अररिया के सांसद के बयान पे गुस्सा आया, लेकिन जब यह कहा गया कि सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए, तब अगर तेजस्वी यादव एक बयान देते कि अगर सनातन को कुछ कहा गया, हिंदुओं को कुछ कहा गया तो मैं ईंट सेंट बजा दूंगा, तो फिर लगता कि ये तेजस्वी यादव वास्तव में सेकुलर हैं। वो हिंदुओं पर भी आंच नहीं आने देना चाहते, मुसलमानों पर भी आंच नहीं आने देना चाहते, लेकिन सनातन के अपमान पर खामोशी और हिंदुओं के एक बयान पर तूफान। यह कैसा संविधान, यह कैसा सेकुलरवाद। और तीसरी घटना फिर दिल्ली की है। दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर दिवाली आप नहीं मना सकते। सोचिए, हमने अब तक यह सुना था कि पाकिस्तान में दिवाली नहीं मना सकते, हमने ये सुना था कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा और दिवाली नहीं मना सकते, इस्लामी मुल्क है ना, वहां पे हिंदू अपना त्यौहार कैसे मना लेंगे। लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जब दीपोत्सव का, दिवाली मनाने की कोशिश हुई तो दियों को पैरों से रौंद दिया गया, रंगोली को ठोकर मार करके हवा में उड़ा दिया गया। सवाल यह है कि अगर यह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होता ईद मनाने को लेकर, तो देश में कितना बवाल होता कि इस देश के हिंदू असहिष्णु हो गए हैं, इस देश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां उनकी यह स्थिति हो गई है कि वो अपना त्यौहार तक नहीं मना सकते। और इस संविधान को लेकर, संविधान के इस जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई, उसको लेकर पूरे विपक्ष में सन्नाटा है। दो टूक में आज मैं यही सवाल उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये तीनों तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए जरा, पहली तस्वीर जो बिहार से है और साथ साथ जिसमें तेजस्वी यादव का बयान भी है, लेकिन साथ साथ आपको महाराष्ट्र में भी चुनाव है, तो अखिलेश यादव की मौजूदगी में उनके एक विधायक किस तरह के बयान दे रहे वो भी सुनिए। देखिए तस्वीर नंबर 1। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी, कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसका मैं विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा, तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। अब वो आसिम आपके हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हम तो एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश को 8 एमएलए हो गए ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ। ये मेरा वादा है, मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं दोस्तों। ईंट से ईंट बजा देंगे, मां का दूध पिया है तो फलाना ढमकाना करके दिखा दो और जान दे देंगे कौम के लिए।
ऐसा लग रहा है कि ये डायलॉग जो है कोई मुंबईया फिल्म का कोई डायलॉग राइटर जो है डायलॉग लिख रहा है। मुंबई की किसी फिल्म के, बॉलीवुड की किसी फिल्म का डायलॉग लग रहे हैं। लेकिन राजनीति में आजकल डायलॉगबाजी ज़्यादा होती है, पर सवाल वही है डायलॉगबाजी भी एक तरफा क्यों होती है, ये सवाल उठाएंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीर नंबर 2 देखिए। दिल्ली में जेपीसी की बैठक, और उस बैठक में किस तरह से कल्याण बनर्जी, टीएमसी के सांसद, किस तरह से बोतल तोड़ते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि वक्फ कानून को लेकर उनके पास तर्क नहीं है, तर्क करने के लिए नहीं है, इसलिए बोतल तोड़ते हैं और जेपीसी अध्यक्ष के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। ये खुद जेपीसी अध्यक्ष कह रहे हैं, सुनिए जरा। कल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की बैठक हो रही थी और उसमें जिस तरह की घटना टीएमसी के सांसद श्री कल्याण बनर्जी के द्वारा कांच की बोतल को तोड़ करके मेज पे जिस गुस्से से, आवेश से और जिस तरह से आपा खो गए और उन्होंने मेरे ऊपर उसको फेंका, ईश्वर की कृपा है कि मैं बाल बाल बच गया, मेरे सामने मेज पे आके नीचे गिरी। अगर इस तरह की सहमति असहमति किसी विधेयक पे हो सकती है और सरकार अगर संशोधन लाई है तो इसलिए कि इस संशोधन से वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो। वक्फ प्रॉपर्टी जो करता है गॉड के नेम पे, तो कम से कम उसका फ़ायदा गरीब मुसलमान को, आम पसमानदा को, महिलाओं को, बच्चों को मिले। तो हम तो कंसेंसस में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का हिंसा हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पे हमको टारगेट बनाया गया या गंगोपाध्याय से जिस तरह लड़ रहे हैं, उनको सबसे पहले मैंने कल बोलने का मौका दिया था। तो मुझे लगता है मैंने स्पीकर को तो पूरे घटने की जानकारी दे दी है, लेकिन ये कहीं न कहीं संसदीय प्रणाली पे भविष्य के लिए गंभीर कुठाराघात है। कल्याण बनर्जी एक संवैधानिक अपराधी है और एक नहीं, ये सीरियल ऑफेंडर बन चुके हैं। चाहे वो निर्मला सीतारमण जी और बाकी लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणी देना हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करके मखौल उड़ाना हो, पार्लियामेंट में अभद्रता दिखानी हो, प्रभु राम और सीता जी के बारे में अभद्र शब्द बोलने हो, या अब जो उन्होंने कृत्य हिंसा वाला किया है कल जेपीसी की मीटिंग के दौरान, ये दिखाता है कि इंडी अलायंस की पहचान संविधान और पार्लियामेंट का अपमान। इनके ऊपर कार्रवाई तो की गई है पार्लियामेंट के द्वारा, पर सवाल ये बनता है कि ममता दीदी क्या कार्रवाई करेंगी इन पर और राहुल गांधी भी बताएंगे। देखिए, वक्फ के नाम पर पूरी भड़काऊ भाईजान जमात काम पर है। ओवैसी हो, जाकिर नायक हो, समाजवादी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, सिर्फ मुस्लिम भड़काओ, वोट बैंक बढ़ाओ, ये वाली राजनीति करना चाह रहे हैं। तो आपको तस्वीर नंबर 2 दिखाई किस तरह से कांच तोड़कर जेपीसी अध्यक्ष पर जो है बोतल फेंकी गई, सिर्फ इसलिए कि वक्फ कानूनों में कोई बदलाव ना हो, जो कि संसद चाहे तो कर सकती है, देश का संविधान ये कहता है। अब आइए आपको तीसरी तस्वीर दिखाता हूं जामिया यूनिवर्सिटी की। ये वही जामिया यूनिवर्सिटी है जहां सीए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां सीए के खिलाफ प्रदर्शन ही नहीं हुए थे, बल्कि हिंसा भी हुई थी, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और उसी जामिया में दिवाली मनाने पर यह बवाल हो जाता है, देखिए जरा। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। छात्रों, इसको हम देश विरोधी मानते हैं। जो लोग कभी भारत माता की जय नहीं बोल पाते और जो फिलिस्तीन जय कह रहे हैं, वो मूलतः फिलिस्तीन का तो कोई विरोधी नहीं है। विरोधी लोग जो हैं वो हमास के हैं, लेकिन जो फिलिस्तीन के आड़ में हमास को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए एंड दे शुड बी पनिश। 7, साढ़े 7 का वक्त आया तो कुछ लोग एक जगह एकत्रित हुए। उन्होंने जो रंगोली पे दिए रखते हैं उनको तोड़ा, उसके बाद रंगोली को पैर से हटाया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी हेट स्पीचेस और नारे लगाए, जो स्लोगन्स उन्होंने लगाए,
उसके बाद जो हम जामिया की होकर के भी हमें जामिया के अंदर खदेड़ा गया उनकी तरफ, और हम लोग जो थे बड़ी मुश्किल से फिर हमारे जो लोग थे उनको हमने कैंपस से बाहर निकाला, लेकिन फिर भी जो हमारे कुछ लोग थे उनको चोट लगी है। उसके बाद जो रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, उन तक के फ़ोन छीने गए और उनसे वीडियो डिलीट करवाया गया। तो ये जो छात्र थे जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि जो भगदड़ किया गया, ये बाहर से आए थे या भगदड़ भगाया हमें गया था? जो जामिया के अंदर जो मॉब इकट्ठा हुई थी उनकी तरफ से भगाया हमें गया था। अगर हम कल जामिया से नहीं निकल पाते तो कुछ और ही मंजर रहता फिर वहाँ पर, शायद मैं आपको बाइट नहीं दे पा रहा होता। ये स्थिति थी। कल का माहौल ऐसा था कि लगभग हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी थी शांतिपूर्वक, लेकिन लास्ट टाइम का था कि हम लोगों का रिजल्ट आना था कि किसका रंगोली कितना बेहतरीन गया। तो उसी दौरान जब यह निरीक्षण हो रहा था कि क्या बेहतर है क्या नहीं, उसी दौरान पीछे से आवाज़ें आती हैं, कुछ नारेबाजी होती है जो कि धर्म के खिलाफ होती हैं, धर्म के अगेंस्ट होती है। तो वहाँ पे चूँकि जामिया है, दोनों धर्मों का मैक्सिमम लोग रहता है, फिर वहाँ से फिर एक हिंसा भड़की और हिंसा भड़कने के बाद सुनने में आया कि मार पिटाई तक का मैटर हुआ है। हाँ, जामिया में ये चीज़ पहले से कही गई है कि आप किसी भी धर्म को लेके कोई नारा नहीं लगाएंगे कैंपस के अंदर, ये चीज़ पहले से यहाँ पे क्लियर थी। फिर भी बच्चों ने स्टार्ट किया और धर्म को लेके, चाहे वो मतलब दोनों कम्युनिटीज़ की तरफ से चीज़ें आई थी। तो तीन तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और इन तीन तस्वीरों पर बहस भी होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए देश में कि क्या संविधान जो है वो ये कहता है कि एक इस्लामी यूनिवर्सिटी है, अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो क्या वहां हिंदू त्यौहार नहीं मना सकते? क्या भारत के संविधान में कहीं लिखा है? क्या इस सेकुलरवाद की सही व्याख्या है? और क्या ईंट से ईंट बजाना, मां का दूध पिया है, इस तरह की बयानबाजी, क्या यह सही है, उचित है? और क्या वक्फ कानून को लेकर के जो कुछ जेपीसी में ड्रामा हुआ, क्या वो संविधान बचाने की लड़ाई है? इन सब पे चर्चा करेंगे और आज इसी पर चर्चा होगी मेरी दो टूक में, संविधान की दुहाई और ईंट से ईंट बजाने की लड़ाई, इसी पर चर्चा करेंगे। चार मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ धनंजय गिरी स्टूडियो में जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी। कंचना यादव मेरे साथ जुड़ी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं कंचना जी। अशोक यादव मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, स्तंभकार है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। कंचना यादव, मैं आपसे इस डिबेट की शुरुआत करता हूँ। कंचना यादव जी, ये तो ठीक है कि जो बीजेपी की तरफ से जो भी सांसद ने, अररिया के सांसद ने बयान दिया, उसकी भी भर्त्सना होनी चाहिए, हो रही है, और मैं सवाल बीजेपी से जरूर पूछूंगा। लेकिन ये जो लोग संविधान की दुहाई देते थे, आज वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। संविधान के कौन से पन्ने पर लिखा है कि ईंट से ईंट बजाई जाए? देखिए, पहली बात अशोक जी, ईंट से ईंट बजाने का, मेरा आवाज मुझे बैक आ रहा है, अगर चाहे तो कम करवा दीजिए। ओके, करवा दीजिए जी। लेकिन जो बिहार में आज हम देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि कमंडल की जो यात्रा निकाले थे, है ना, उसी कमंडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां पर कमंडल की यात्रा जाती थी वहां पर दंगा भड़काने और उकसाने की कोशिश होती थी, और उसी के चलते लालू जी ने समस्तीपुर में गिरफ्तार भी किया था आडवाणी जी को, और ये कहा था कि अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, और अगर इंसान नहीं रहेंगे तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। हम पहले इंसान की बात करेंगे, उसी इंसान की बात हो रही है। लेकिन मुझे मालूम है आपका दूसरा सवाल क्या होगा, लेकिन अररिया के जो सांसद ने कहा कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, तो क्या जहां वहां पर जो मुसलमान है आप उनका मास कन्वर्जन की बात कर रहे हो, अररिया से भगाने की बात कर रहे हो, उनको खत्म करने की बात कर रहे हो, उनको मारने की बात कर रहे हो? आखिर में कौन सा संदेशा आप वहां के लोगों को देना चाहते हो? और तब लालू जी में ये हिम्मत थी, करेज था कि उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन क्या आज नीतीश जी में ये हिम्मत, गिरिराज सिंह जी के भड़काऊ भाषण, अररिया के सांसद के जो भड़काऊ भाषण है उसको रोक सके और उनको गिरफ्तार करने की बात छोड़ दीजिए? क्या उनकी यात्रा को रोक सकते हैं? क्या उनको कह सकते हैं नहीं ये गलत है ये सही है? नहीं कर सकते, उनके में हिम्मत नहीं है। तो जब आप एक माइनॉरिटी को सीधे टारगेट करते हो कि रहना है तो हिंदू बनकर रहना है, वो कहाँ जाएंगे? आप इस तरह से एक पूरे माइनॉरिटी को खत्म करने की बात कर रहे हो उस संदर्भ में कि धर्म और जाति के आधार पर दंगा फसाद नहीं होने देंगे। अगर आप लाख कोशिश करेंगे, हम उसके बीच में खड़े हुए हैं। हम नहीं चाहेंगे यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये बात भी आपको तेजस्वी जी की चलानी चाहिए थी।
इंडिया में शांति प्रिय तरीके से, खासकर बिहार में लालू जी के बाद जो ये बना हुआ है कि सब लोग शांति प्रिय तरीके से रहे, आप उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हो। आपको सीमांचल बेल्ट से जाने की क्या जरूरत है? कंचना जी, मैं तो तेजस्वी यादव जी की वोट बाइट भी चला था, लेकिन मैंने बड़ा ढूंढा, मिली नहीं। मैं वो बाइट भी चला था जब उन्होंने स्टालिन को यह जवाब दिया था, अगर दिया था मुझे नहीं मालूम, अगर उन्होंने स्टालिन को कहा था कि सनातन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर तेजस्वी यादव ने बयान, मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, अगर मिला तो मैं और भी बयान चला था। अशोक जी, आपका उत्तेजना आपकी जगह सही है, लेकिन मेरी ये उत्तेजना है कि अगर आपको किसी ने, मैं हिंदू हूँ, हिंदू को डिफाइन करने के लिए उसका अधिकार मैं गिरिराज सिंह को क्यों दूं कि वो डिफाइन करेंगे कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, हिंदू कैसे रहता है, हिंदू कैसे नहीं रहता है। वो हमारे लिए पृष्ठ जो वो काम करते हैं, हिंदू, हमने उनको अधिकार नहीं दिया। और जब महादलितों का 80 घर जलाया गया तो कहां पर थे गिरिराज सिंह? क्या वो हिंदू में नहीं आते थे? कब वो बोले कि मैं जा रहा हूँ 80 महादलितों के घर, उनको बचाने जा रहा हूँ, हमारे हिंदू भाई, महादलित भाई खतरे में है? जब जहरीली शराब पीकर 65 लोगों की मृत्यु हो गई, दर्जनों की आंखें चली, वो हिंदू नहीं थे, तब क्यों नहीं बोले गिरिराज सिंह कि मैं जा रहा हूँ उन परिवारों के यहाँ जिनके घर पर मातम मना हुआ है? कंचना जी, गिरिराज जी पर आपका गुस्सा जायज है, वो आप विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने जो यात्रा निकाल रहे हैं उनसे अगर आपकी सैद्धांतिक असहमति है तो आप बिल्कुल गुस्सा करिए, नाराज होइए कि उन्होंने ऐसी यात्रा क्यों निकाली, हिंदू स्वाभिमान यात्रा क्यों निकाली। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं ये गुस्सा एक तरफा क्यों होता है भाई? विपक्ष को संविधान की याद तब क्यों नहीं आती जब हिंदुओं पर लगातार इस तरह के हमले होते हैं? और बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो है गिरिराज जी के पास जो है वो ठेका नहीं है हिंदुओं का, लेकिन मुसलमानों का ठेका तो आपकी पार्टी के पास है ना, इसीलिए तेजस्वी ने दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि हिंदुओं का भी ठेका आप लीजिए ना, तेजस्वी जी हिंदुओं का भी ठेका ले कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं अभी तेजस्वी जी के लिए तालियां बजाऊंगा कि देखो असली सेकुलर आदमी यही है जो हिंदुओं को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है, मुसलमानों को खत्म करने के खिलाफ भी बोलता है। संविधान कहता है कि आपको, सरकार को, स्टेट को ये कोई भी पावर नहीं है कि रिलीजन में इंटरफेयर करे, और जब रिलीजन में इंटरफेयर करने की काम ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, एक मिनट आप सुन लीजिए। और जब जिस पर अटैक हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू में दलित हो, चाहे हिंदू में महादलित हो, ओबीसी हो, हम सबके साथ खड़े हैं। क्या महादलित हिंदू नहीं है? कंचना जी, सारे आप महादलित के साथ खड़े हैं, महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के साथ खड़े हैं, ओबीसी के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़े कब होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या ये सुनिए ना कंचना जी, सुनिए ना, ये जो सनातन है, ये जो महादलित हैं, ये जो दलित हैं, ये जो ओबीसी हैं, ये सब सनातन में आते हैं ना। उस सनातन को तो जड़ से मिटाने की, उस सनातन का समूल नाश करने के लिए इस देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आवाज उठाई भाई? अशोक जी, आपने जो अभी सवाल किया कि आप महादलित के साथ खड़े हैं, दलित के, ओबीसी के साथ खड़े, आप हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, तो आप ये कहना चाहते हैं कि महादलित हिंदू नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं कंचना जी, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, कंचना जी सुनिए, कंचना जी सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आप हिंदुओं को बांट रहे हैं, महादलित और हिंदुओं को बांट कर कमजोर कर रहे हैं। आप कभी उसके खिलाफ नहीं बोलते जो हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करता है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करना गलत है। आप कभी नहीं कहते कि हिंदुओं को एड्स, डेंगू, मलेरिया कहना पाप है, ये आप कभी नहीं कहते। सवाल इसी पर है, रिस्पॉन्ड कीजिए धनंजय गिरी। देखिए, लालू के लाल ने जो बवाल किया है, ये बात लीके लीक गाड़ी चले लीके चले कपूत। जो पिताजी ने मुल्क को मुसलमानों को सहलाने का, मुल्क को मुसलमानों को अपनी मिल्कियत समझ करके वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करने का काम किया था, इसके लिए एमवाई की कही जाती थी पार्टी, मुसलमान यादव जाति में बांटो और सहलाते रहो। भाईचारे का मतलब यह था कि हम समझे भाई और तुम बनाकर रखो चारा। ये परिवार के लिए जेल से बेल तक की यात्रा, और ईंट एक एक ईंट चुरा लेने वाले कहते हैं कि आपने कभी देखा है आरजेडी को घुसपैठ में बोलते हुए? कहीं कोई आतंकवादी घटना हुई हो तो बोलते हुए, कहीं बदलते हुए डेमोग्राफी पर बोलते हुए कभी आपने कहीं देखा हो? नहीं, क्योंकि इनको वोट बैंक बनाना है, इनको मुल्क के मुसलमान को मुल्क का मुसलमान नहीं बनाना है। आज छिटकता हुआ वोट बैंक, इनसे छिटकता हुआ वोट बैंक, आज इनको लगता है कि नहीं मुसलमानों को सहलाओ
और इनके ऊपर सेकुलरिज्म के सुरमा बन जाओ। नहीं सुनिए, धनंजय जी एक मिनट आपको मौका दे रहा हूं, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल लीजिए ना कि ठीक है अगर वो मुसलमानों के लिए को सहला रहे हैं, उनको लगता है ये उनका वोट बैंक है, पर ये कहना आपका एक सांसद ये कहे कि अररिया में रहना है तो फिर हिंदू बनकर रहना पड़ेगा, तो ये भी तो बयान जो है ये कैसे सही हो सकता है? अभी प्रवक्ता कह रही थी मुसलमानों पर, अभी प्रवक्ता कह रही थी मास कन्वर्जन तो हिंदुत्व में है ही नहीं, हिंदू में कन्वर्जन है ही नहीं, हमारी पूरी व्यवस्था में कहीं कन्वर्जन नहीं है। और हिंदू तो क्या कहता है, एकम सत विप्रम बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उसको पाने के रास्ते। हम कहां कहते हैं कि एक ही किताब से चलो, एक ही रास्ते पर चलो, माई वे और हाई वे। जब कहा जाता है कि सरतन से जुदा का सेकुलर संगीत बजता है, तो कभी राजद के किसी नेता ने कहा हो आज जाति पीछे हो गई है, सब सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। जब 9वां 8वां पास अपने परिवार को लाना है, जेल और बेल के खेल खेल करके राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए, आप कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। यही वो लोग हैं जो चंद वोटों की खातिर क्षुद्र राजनीतिक चेतना के स्वार्थ की बलिवेदी पर आज इस बड़े भारत जैसे मुल्क को इन्होंने दांव पर लगा रखा है, देश दांव पर लगा दिया है। इसलिए क्योंकि इनका परिवार बचा रहे, परिवार का पेट पालने के लिए माई बाप बेटा बेटी बहन सारे लोग राजनीति में, और बाकी राजनीतिक कार्यकर्ता। आज मुल्क का मुसलमान भी समझ रहा है कि क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो जोड़ के रखो, सेकुलरिज्म का संगीत, सुंदर संगीत बजाते रहो, दूसरी तरफ हिंदुओं को जातियों में बांटो और उनको कटने में मजबूर करते रहो। कंचना यादव, मैं आपसे एक सवाल सीधा पूछ रहा हूं, क्योंकि विपक्ष जो है पिछले कई महीनों से लगातार संविधान की बात कर रहा है, संविधान बचाने की बात कर रहा है, संविधान की दुहाई। क्या आप आज मेरे कार्यक्रम से स्टालिन को एक कोई मैसेज देंगे कि भाई अगर अदालत आपसे कहती है माफी मांगने के लिए, तो संविधान क्या इज्जत करते हैं, संविधान का जो है पालन करते हुए आपको माफी मांगनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए अदालत कहेगी तब भी मैं माफी नहीं मांगूंगा? क्या मेरे मन से, क्या समाजवादी आरजेडी की तरफ से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ कहा जा सकता है? देखिए, स्टालिन ने जो कहा, स्टालिन के लिए कोर्ट है, सब कुछ है। हम बिहार की बात कर रहे हैं, नहीं इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। एक्सपोज हो गई ना, एक्सपोज हो गई। नहीं हंसना, आज मुझे खुला देखिए, ये आज एक एक व्यक्ति समझ चुका है समझ चुके इनकी पत्नीयत। कंचना जी सुनिए, एक मिनट धनंजय जी। कंचना जी, आप मुझे हंसी पता क्यों आई? आपने ये नहीं कहा कि गिरिराज जी के लिए कोर्ट है। गिरिराज जी के लिए तो आप ईंट से ईंट बजाने की बात करती हैं कि गिरिराज जी ने बयान दे दिया अररिया के सांसद तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और जो स्टालिन के लिए अदालत है। तो यही मैं कहता हूं, यही आप लोगों का जो सेकुलरवाद है ना, यही ढकोसला लगता है, मक्कारी है। आपको एक बात बताइए, गिरिराज सिंह का भी उसी कोर्ट के माध्यम से होगा, जवाब दिया जाएगा। गिरिराज सिंह जी को भी सरकार के माध्यम से सवाल पूछा जाएगा कि जब बिहार में भड़काऊ भाषण दे रहे थे नीतीश, मैं यही तो कह रहा हूँ कंचना जी, मैं यही तो कह रहा हूँ भाई कंचना जी मेरी बात सुनिए। कंचना जी मेरा तर्क समझिए, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर अररिया के सांसद ने गलत बयान दिया तो आपके पास इस बात की पूरी ताकत है और आप ये कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। आपको अदालती प्रक्रिया अपनानी चाहिए, उनके बाद उसको माफी मांगनी पड़ेगी अगर अदालत कहेगी तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ और ये जो अभी इन्होंने कहा जो है धनंजय गिरी जी ने, इस देश में आए दिन सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं। क्या कभी विपक्ष के किसी नेता ने, मैंने आज तक नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता ने कभी कहा कि जो सरतन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लगाएगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? किसी की मां ने अपना दूध नहीं पिलाया कि वो भारत में रहकर के सरतन से जुदा कर देगा? आपको याद है 2013 हुआ था और कुछ लोगों ने उस कनक्लेव में ओपन नारा दिया था, सरतन से जुदा कर देंगे। और वो कौन लोग थे, इनसे पूछना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हमारे देखिए जितना हाफ रही है उतने साफ साफ बता रही है कि इनका एक ही एजेंडा है। यदुवंश भी अब इनके दंश को समझ गया है, यदुवंशियों को भी इनका दंश समझ में आ रहा है। ये देश को जो दंश लगाने वाले ये लोग हैं, इनके हकीकत को यदुवंश भी अब समझ गया है। और इनकी चिल्लाहट झुझलाहट जो है वो बहुत स्वाभाविक है। रुकिए धनंजय जी, देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं इस मंच से दो टूक से साफ कह रहा हूं, जो अररिया के सांसद ने बयान दिया वो उनका बयान गलत है। गिरिराज सिंह अगर ये यात्रा निकाल रहे हैं, वो यात्रा उनको निकालने का अधिकार रुकिए एक मिनट, वो संविधान के तहत उनको एक यात्रा निकालने दुनिया निकालती है।
अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं। हाँ, उस यात्रा में कहीं अगर कानून का तोड़ा जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग अररिया के सांसद के बयान पर उत्तेजित हो जाते हैं, वो तब उत्तेजित क्यों नहीं होते जब हिंदुओं को लगातार अपमान किया जाता है, गालियां दी जाती हैं। और ये हिंदू सभी हैं, इसमें महादलित भी हैं, दलित भी हैं, इसमें ओबीसी सभी हैं। सभी को जब गालियां दी जाती, जब इस देश में सरतन से जुदा के नारे लगते, तब क्यों नहीं, क्यों किसी को गुस्सा नहीं आता, क्यों कोई संविधान की बात नहीं करता? एक मिनट सर, मुझे इस बात पे आपत्ति है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो संविधान की दुहाई दी जाती है, ये जो सेकुलरवाद का नारा लगाया जाता है ना, इस संविधान की दुहाई में सेकुलरवाद की आड़ में वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और इसमें हिंदुओं को दबाने में, फिर कह रहा हूं, जो कुछ जामिया में हुआ कितने शर्मनाक है। अगर किसी बीएचयू में हो जाता तो अब तक क्या होता। लेकिन मैं अशोक यादव जी के पास आ रहा हूं, रुकिए। अशोक यादव जी, 8 से 10 सांसद हो जाएंगे तो फिर जो है किसी ने मां का दूध नहीं पिया कि मुसलमानों को कुछ कह देगा, ये किस तरह का बयान है? और जो कंचना जी ने तर्क दिया उस हिसाब से तो अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि कंचना जी ने कहा जिस तरह का बयान जो है अररिया के सांसद का, उस तरह के बयान आपके अबू आजमी जब बयान दे रहे थे, अखिलेश जी छाता पकड़ के खड़े थे, वो ताली नहीं बजा सके क्योंकि उनके हाथ में छाता था। शायद अगर छाता नहीं होता तो वो अबू आजमी के बयान पे ताली भी बजाते। क्या कहेंगे सर आप? देखिए अशोक जी, जो आग, धार्मिक उन्माद की जो आग भाजपा ने लगाई है, उस आग के लपेटे में महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर के समूचा हिंदुस्तान उसमें झुलसेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो लिखा जाता है हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, जैसा कि उनके विधायक के जो है बहराइच वाले उन्होंने बताया कि उन्हीं के नेताओं ने बहराइच में दंगा भड़काया। तो ये बहराइच के दंगे में अब देश के किसी भी कोने में अगर दंगा होता अशोक जी, तो भाजपा को राजनीतिक लाभ भले मिल जाए, लेकिन उसके आग में राम गोपाल मिश्रा भी झुलसेंगे, देश का भाईचारा भी झुलसेगा, अब्दुल भी झुलसेगा और देश की संवैधानिक और जो सामाजिक संरचना भी झुलसेगी। इससे भाजपा को भले तात्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन अबू आजमी, जहां तक सुनिए ना अशोक यादव जी, जहां तक मुझे ध्यान है, अबू आजमी जो है एक विधायक ही हैं और आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो आपको अबू आजमी का नाम लेने में डर लगता है? मैंने सवाल तो अबू आजमी को लेकर पूछा था, आपने दुनिया भर का बोल दिया, ठीक है, आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन मैंने आप कह रहे हैं देश के दंगों, क्या महाराष्ट्र को दंगों में झुलसाने की साजिश नहीं है जिस तरह का बयान अबू आजमी ने दिया? देखिए अशोक जी, अगर इस सबके रूट में आप जाएंगे, इसके जड़ में जाएंगे, मतलब तो आपको बयान समझने की जरूरत है। जो बयान माननीय योगी जी ने दिया कि बटोगे तो कटोगे, वही बयान माननीय मोदी जी ने दिया, वही बयान मोहन भागवत जी ने दिया। और तीनों लोगों के बयानों का लब्बो लुबाव यही है कि आज जो मोहन भागवत जी ने इसके पहले भी कहा था कि हजारों साल से हमारे समाज के कुछ लोगों के खिलाफ हमारे ही लोगों ने जानवरों जैसा सुलूक किया। वो जिसके खिलाफ जानवरों जैसा सुलूक किया वो कोई माइनॉरिटी नहीं थे अशोक जी, वो भी इस देश के, जिसको भाजपा हिंदू बता रही है, वो दलित और पिछड़ा समाज था जिसके साथ सदियों से अत्याचार होता आ रहा है। और अत्याचार करने वाले की जो विचारधारा है, वो विचारधारा आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के साथ है। आपको आपत्ति, आपको अगर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा बटोगे तो कटोगे, तो उसका जवाब यह है कि हमें 8-10 सांसद दे दो, उसके बाद किसी ने मां का दूध नहीं पिया कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर दे। आप बटोगा कटोगा आप ये कह रहे हैं ना, मैं ये मान के चलूं कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, उसका जवाब ये है कि 8-10 विधायक हमें दे दो, फिर किसी माई के लाल में दम नहीं है कि माँ का दूध नहीं पिया कि मुसलमानों को। देखिए अशोक जी, अब आपका परसेप्शन क्या है? परसेप्शन मेरा तो सवाल, मेरा परसेप्शन तो छोड़िए सर, मेरा परसेप्शन आप बना रहे हैं। मैंने आपसे अबू आजमी के बयान पर सवाल पूछा था, आपको बीजेपी की आलोचना करनी है वो करनी चाहिए, आपका अधिकार है, आपको जिम्मेदारी जनता ने दी है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं अबू आजमी का बयान जो है, क्या वो भड़काऊ बयान नहीं है? क्या वो आग लगाने वाला बयान नहीं है? बिल्कुल नहीं, कैसे कहेंगे? नहीं, देखिए धनंजय गिरी जी से आपने ये सवाल पूछा था अररिया के सांसद को लेकर के, उन्होंने कैसा गोल गोल जलेबी बना के आपको घुमा दिया। ओके, जलेबी बनाया ना उन्होंने, तो जलेबी इमरती सबको बनाना आता है अशोक जी, बहुत बढ़िया। चलिए ये बनाना आता है, चलिए आपने स्पष्ट कर दिया, बनाना आता है। ओके, आपने स्पष्ट कर दिया, मैं आ रहा हूं, आपने स्पष्ट कर दिया क्योंकि धनंजय गिरी जी ने जलेबी बनाई थी तो आपने भी जलेबी बनाई, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। धनंजय गिरी जी, आप भी जलेबी बना रहे, वो भी जलेबी बना रहे हैं। आप हम बिल्कुल सवालों से आप सबको भागना आता है, अगर आप भाग सकते हैं तो वो भी भाग सकते हैं। नहीं, मुल्क के सामने जो सवाल खड़ा है, नहीं बयान पे बात करें ना, फिर मैं उनसे भी बात। बिल्कुल मुल्क के सामने जो सवाल खड़ा है उसकी बात करिए।
बात साफ साफ शब्दों में हो रही है। सेकुलरिज्म तब तक है जब तक हिंदुत्व बहुतायत की संख्या में है। कौन सा हिंदुत्व है गिरिजी? के बेस है हिंदुत्व की बात जो कहता है योगी सरकार शिक्षकों का जो इसकी बात करता है शिक्षक भर्ती में आपने 19,000 पिछड़े दलितों का आरक्षण लूट लिया। आप किस हिंदुत्व की बात करते हैं? अशोक जी, आपकी बात मैंने सुन ली। आप अबू आजमी अबू हैं, उन पर आप नहीं बोल सकते हैं, ये हम जानते हैं। तो और आप लोगों ने अबू मान रखा है साहब, तो बोलिए आप उनके वोट। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है, तो पूरा एशिया में नहीं है, पूरा वर्ल्ड में आज वर्ल्ड लीडर है। उन्होंने क्या कहा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हमारा यही नीति। लेकिन आप बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि दलित पिछड़ा सबकी बात कर रहे हैं, आप बताइए आज बांग्लादेश में, आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, एक मिनट अशोक जी, तो क्या ये पूछ का हो रहा है कि तुम पिछड़े तो नहीं हो, तुम दलित तो नहीं हो, तुम आदिवासी तो नहीं हो, सिर्फ हिंदुओं पर हमला हो रहा है? दूसरी बात अशोक जी, आप एएमयू में, एएमयू में आज आरक्षण खत्म हो गया, दलितों का आरक्षण खत्म हुआ, क्यों नहीं बोले दलितों से? सुनिए, 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर में दलितों का आरक्षण नहीं मिला, क्यों नहीं किसी के मुंह से निकला? रुकिए सर, अशोक जी रुकिए। एएमयू में और जामिया दोनों जगह पर अल्पसंख्यक ओबीसी और पिछड़ों को कोई आरक्षण नहीं है। जो आरक्षण था वो खत्म कर दिया गया, और आरक्षण खत्म करने का परिणाम ये हो रहा है शायद कि आज वहां पर हिंदू जो हैं वो कम संख्या में, क्योंकि 50% जामिया की सीटें वो मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई, SC ST का आरक्षण खत्म करके। और आज बोले कभी एक मिनट, और आज जो वहां पर हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकते, ये सिचुएशन है जामिया में। एक मिनट। तो अवधेश जी, अब तक हमने पिछले दिनों बहराइच के संदर्भ में पुलिस वालों के बयान सुने कि भाई मुस्लिम मोहल्ले हैं, मुस्लिम मोहल्ले में आप अपनी जो है यात्रा लेकर के गए तो फिर जो बहराइच जैसी घटना होगी, राम गोपाल मिश्रा मारा जाएगा। मुस्लिम मोहल्लों में आप डीजे बजाएंगे तो राम गोपाल मिश्रा मारा जाएगा, क्योंकि वो मुस्लिम मोहल्ले। अब तक हम मुस्लिम मोहल्लों का कॉन्सेप्ट सुन रहे थे, अब हमको ये भी समझ में आ रहा है कि इस देश में यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर आप दिवाली नहीं मना सकते। देखिए, आपके डिबेट का जो है 4 विषय है इसमें, आपने समझ। पहला तो है गिरिराज सिंह की यात्रा। अब मैं ये पूछ रहा हूं, आपने भी पता नहीं कैसे कर दिया, अगर कोई हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालता है तो सांप्रदायिक कैसे हो गया? मैंने अवधेश जी मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा उनको यात्रा निकालने का अधिकार है। हाँ, यात्रा के दौरान अगर कोई कानून टूटता है तो फिर कार्रवाई हो। पूरी बात कर रहे थे। आपने मेरे को लेकर गलत बात की, इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि सबको यात्रा निकालने का अधिकार है। हाँ। सभी नहीं बार क्योंकि आपने कहा है कि आपको अधिकार है आलोचना करने का, तो इसके पर मैंने कहा देखिए, उस क्षेत्र के पहले सच जानिए। झारखंड के बाद ये 4 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य स्कूलों में जबरन मुसलमानों ने छुट्टी करा दी शुक्रवार को, और अररिया में 240 स्कूल ऐसे थे जो सामान्य स्कूल थे, वो मदरसे नहीं है, उर्दू स्कूल नहीं है, वो शुक्रवार को जबरन छुट्टी कराया। और उस समय ये आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, और उस बीच जो है शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जब लेटर लिखा कि जांच हो, तो कहा जिला अधिकारी ने कि चल रहा है, उसका कोई सरकारी आदेश नहीं है लेकिन चल रहा है। जिस महादलितों की बात कंचन जी कर रही है, मुसलमानों ने ही अटैक करके उनका घर जलाया था 2021 में, और एक भयावह परिस्थिति पैदा हुई थी वहां, और वहां ऐसी स्थिति रही है लंबे समय तक। आप अगर भागलपुर से आगे जाएंगे, और उधर की यात्रा आपने जरूर की होगी, मैंने स्वयं करके जाके देखा है कि अगर आप 24 घंटे का अष्टजाम श्री राम करना है तो आप लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते हैं, आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। यह परिस्थिति वहां हुई है। तो अगर हिंदू समाज वहां जातियों में बटा है, दबा है, तो उस क्षेत्र में यात्रा निकाला ही जाना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जो प्रदीप सिंह का बयान है, आपने जरा दूसरा नहीं, प्रदीप सिंह का बयान आपने पूरा नहीं सुनाया है। प्रदीप सिंह ने मुसलमानों को नहीं कहा हिंदू बन के रहिए, उनका यह बयान है कि मैं इसमें कहता हूं कि भैया अगर कोई मुसलमान अपने को कहता है कि मैं मुसलमान हूं, तो तुमको हिंदू कहने में क्या समस्या है? आप शादी विवाह करते हो तो बिरादरी देखो, जाति देखो, लेकिन ऐसे हिंदू बन के रहो। इसलिए मैं कहता हूं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना है। इसमें
मुसलमान कहीं है ही नहीं, आगे का बयान आपने सुना है। ओके आप बड़ी नहीं आपने बड़ी जानकारी दी, क्योंकि मैंने भी जो उनका बयान सुना, अगर नहीं ठीक है, अगर आपने आप जो क्लैरिफाई कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। आज इस पर मैंने डिबेट किया है, पूरा भाषण सुनिए, उसमें जाति का विरुद्ध है कि जाति से उठो और हिंदू बन के रहो, अपने को हिंदू बोलो, जाति मत बोलो, उसमें उन्होंने कहा है, वो अलग कंटेक्स्ट है। तो फिर तो तेजस्वी यादव का गुस्सा होना, ये कहना कि ईंट से फिर तो उनका पूरा बयान ही गलत हो जाता है भाई। बिल्कुल, अरे गलत नहीं है भाई, ऐसा इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस देश में अब मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं हो रहा है। हमारे विपक्ष के ये बेईमान पाखंडी नेता केवल वोट के लिए ये उकसा रहे हैं कि मुस्लिम फंडामेंटलिज्म जितना बढ़ जाए। सुनिए, आप धर्म यात्राओं पर हमले करो, यूनिवर्सिटी में दिवाली मत मनाने दो, आप शुक्रवार की छुट्टियां करा दो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, केवल हमको वोट दो। आप देश में आग लगा दो और हम आलोचना हिंदुओं की करेंगे, उनके नेता की करेंगे। आज जो जामिया में हुआ है, आप बताइए, तो पहले से भी हो रहा है। किसी नेता ने, मैं पूछ रहा हूं, या बहराइच की घटना पर जो अखिलेश जी का बयान है, वो क्या है कि वहां से यात्रा क्यों निकल गई, डीजे क्यों बजाया गया? सबने वहां फेक इनकाउंटर की आलोचना की, लेकिन किसी ने राम गोपाल मिश्रा की जो बर्बर हत्या हुई, उसके नख निकाल दिए गए, उस पर एक शब्द नहीं बोला। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि छत पर चढ़ के झंडा उतारिए, लेकिन अगर आपने नीचे भगवा झंडा उतारा, धक्का दिया, मूर्ति पर धक्का दिया है और गुस्से में कोई चढ़ गया, तो आप गोली मार देंगे उसको? और गोली भी 32-36 छर्रे निकल रहे हैं, किसी ने नहीं बोला है। इसीलिए इस देश में अब समय आ गया है, इस सेकुलरिज्म शब्द को तो हटा दीजिए, ये सेकुलर पाखंड भी नहीं है, ये सेकुलर फंडामेंटलिज्म नहीं है। इस देश में पापियों और भारत के विरुद्ध ये धर्म अपराधियों का साम्राज्य होगा क्या इस देश में? जामिया, सुनिए, जामिया के बारे में बार-बार कह रहा हूं। सर, मुझे वक्त के साथ एक ब्रेक लेना है, मुझे वक्त के साथ एक ब्रेक लेना है, मैं आऊंगा। सुनिए, मुझे वक्त के साथ वक्त की पाबंदी है, मुझे इस वक्त के साथ ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद लौटता हूं, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं संविधान की दुहाई और ईंट बोतल से लड़ाई। संविधान की दुहाई देने वाला विपक्ष जो है, कहीं पर वक्फ का नाम आता है तो वो
बोतल से हमला करता है और कहीं जो है अगर कोई और इस तरह की बयान होती है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जाती है तो ये कहा जाता है ईंट से ईंट बजा देंगे। तो क्या ये संवैधानिक भाषा है, क्या ये सेकुलरवाद है? इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। धनंजय गिरी बीजेपी से, कंचना यादव आरजेडी से, अशोक यादव समाजवादी पार्टी से, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। कंचना जी, जल्दी से संक्षेप में आपसे एक रिएक्शन लूंगा। जो अवधेश जी ने कहा, और अवधेश जी बहुत जिम्मेदार पत्रकार और उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा उन्होंने पूरा बयान सुना था और पूरा बयान किस कंटेक्स्ट में था ये था। अगर ये पूरा बयान जिस हिसाब से देखे तो उन्होंने मुसलमानों को तो टारगेट किया ही नहीं था। फिर ये कहना तेजस्वी यादव का कि मुसलमानों को देखा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, फिर तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि अवधेश जी को इस बयान इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने कई झूठ यहाँ पर बोले। जब जामिया की बात हो रही है, एमयू की बात हो रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, दोनों गवर्नमेंट फंडेड हैं। अरे 12 साल से आप ही की सरकार है सर जी। अगर आप हिंदू के इतने बड़े रक्षक हो तो दे देते ओबीसी एसटी को, आप ही आरक्षण दे देते। अरे हम आपसे मांग कर रहे हैं बीजेपी से दे दो आरक्षण, नहीं, वो तो हिंदुओं के रक्षक होते तब ना ओबीसी एसटी को हिंदू मानते और उनको आरक्षण देते। और दूसरा, उन्होंने जो शुक्रवार की छुट्टी की बात कही, झूठ है। वो फरमान जो आया, फरमान तुरंत ले लिया गया था और के पाठक से, जिनको बाद में हटा दिया गया, वो उस फरमान को लेकर आए हुए थे। और तीसरा, ठीक है पेन होना जरूरी है, लेकिन इन्हीं भड़काऊ भाषणों की वजह से आर्यन मिश्रा जैसा लड़का, नौजवान 18 साल का लड़का फरीदाबाद में मारा जाता है, मात्र इस शक की वजह से को मुस्लिम की तरह देखता है और मारने वाला अपने आप को तथाकथित गौरक्षक वाले बोलते हैं। और सर, पूरा क्लिप इन्होंने नहीं देखा। पूरा क्लिप गिरिराज सिंह जी की जो यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो उन्होंने निकाला है, उसके संदर्भ में वो पूरा भाषण दिया गया है। और उस संदर्भ में उन्होंने बोला था कि यहाँ पर रहना है तो कहना, ऐसे तो आप कहोगे घुसपैठिया जो है मुस्लिम के लिए नहीं बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके इलेक्शन में, और ये हर कोई जानता है। बाद में बीजेपी ने इस पर सफाई दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश के मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, इस देश के प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने कहा कि ये लोग घुसपैठिया है। और यही इनके पूरे जीन में, बीजेपी के जीन में घूमता है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करो। तो है कंचना जी, इस देश में घुसपैठिए तो हैं। ये ठीक है कि किसी यहाँ के नागरिक को घुसपैठिए नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन इस देश में घुसपैठिए तो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने वर्डिक्ट में बता दिया कि इस देश में घुसपैठिए हैं असम में। कोर्ट ने कह दिया, अब संविधान को तो मानेंगे ना, कोर्ट को तो मानेंगे, आप उसको भी नहीं मानेंगे। तो नहीं सुनिए, तो हम तो सीधे सरकार से सवाल पूछेंगे, केंद्र सरकार ने ऐसा क्या किया कि घुसपैठियों को रोक नहीं पाई? ये आपका सवाल जायज है, ये आपका सवाल जायज है, ये आपका सवाल जायज है। लेकिन जब केंद्र सरकार घुसपैठियों को निकालने के लिए कोई कानून लेकर आती है, तब सबसे पहले आप लोग आंदोलन करते हो। एक सवाल नहीं अशोक जी, इसमें मुझे ऐड करने दीजिए। बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहे हैं, होनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, बांग्लादेश से आपको हो गई है दिक्कत, तो आप सर वहीं के लोगों से क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? आपको मैं बांग्लादेश पे नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा मेरा आज का विषय बांग्लादेश। सुनिए कंचना जी, मैं बांग्लादेश पर भी नहीं जाना चाहता। बांग्लादेश में मैंने बहुत डिबेट करी है और आगे भी मुझे डिबेट करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की बात करके मैं आज के विषय से इधर उधर नहीं जाना चाहता। देखिए, मूल सवाल क्या है, आपने आर्यन की बात की, लेकिन आपने गोपाल का नाम नहीं लिया। दिक्कत यही है, आपने गोपाल का नाम नहीं लिया। आपने गोपाल का नाम नहीं लिया कि उसको 36 छर्रे से मार करके इस तरह से प्रताड़ित करके मारा गया, आप उसका भी नाम ले देती। यही बात से आप कितना लिस्ट लेकर बैठ जाती हूँ, कितने लोगों को मारा गया यहाँ पर। लिस्ट तो आप गिना रही थी, लिस्ट आप गिना रही थी। मैंने आपसे तेजस्वी यादव, सुनिए ना, मैं लिस्ट नहीं गिनाना चाहता। मैंने आपसे तेजस्वी यादव के बयान पे सवाल किया कि सुनिए, मैंने तेजस्वी यादव के बयान पे सवाल किया और अवधेश जी ने पूरी जिम्मेदारी से पूरा बयान बताया। आप उस पर नहीं गए, आप लिस्ट गिनाने लगी, तो लिस्ट मैंने भी गिनाई। उसमें क्या दे, अगर आपके पास लिस्ट है तो मेरे पास भी लिस्ट है। लेकिन धनंजय गिरी सुनिए, दो चीजें, एक मिनट धनंजय गिरी, दो चीजें। अशोक जी एक सुनिए, अशोक जी उन्होंने कहा है कि स्कूल बंद होने की बात गलत है। भारत के सभी टेलीविजन चैनल वहां गए थे 2022 में, और मेरे पास जो है 10 अखबारों की कटिंग है जुलाई 25, 2022। वहां के जिलाधिकारी का बयान है, वहां के डीओ का बयान है, वहां के ब्लॉक ईओ का बयान है। यहां तक कहा कि अररिया के जोकीहाट ब्लॉक में 244 स्कूलों में से 229 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रहती है, सुन लीजिए। और वहां के बीईओ ने कहा है कि भाई पहले से परंपरा चली आ रही है, कोई सरकारी आदेश नहीं, सब बयान है, कोटेड बयान है। चलिए, मुझे एक और ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। रुकिए, मुझे एक और ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, इस ब्रेक के बाद।
कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दोस्तों आप देख रहे हैं संविधान की दुआई और ईंट बोतल से लड़ाई, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से धनंजय जी, 2 बातें कंचना जी ने कही, मैं उस पर बहुत संक्षेप में रिएक्शन। आपकी सरकार है 11 साल से, अगर वहां पर SC ST को आरक्षण नहीं है तो आपकी सरकार को उस पर कुछ कदम उठाने चाहिए। दूसरी बात, अगर वहां पर हिंदू स्टूडेंट्स दिवाली नहीं मना पा रहे हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है ना। ऐसा है ना, हिंदू हिंदुस्तान में शरणार्थी बन के कैसे जिए और क्यों जिए? जब जब जहां जहां हिंदू घटा है तब तब वहां वहां देश बटा है। और इसकी बानगी आप पूरे देश में दे सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़ दीजिए। जब कश्मीर में जम्मू कश्मीर में रकीब चलीब कलीब हुआ, जम्मू कश्मीर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान से वहां के वाल्मीकि, गुजर और बकरवाल को 70 बरस तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, तो किसी सेकुलरिज्म के सुरमा ने, किसी राजनीतिक दल के मुंह से आवाज नहीं निकली। सेक्शन 30 में जब कहा गया है कि आप SC ST को, OBC को आरक्षण दीजिए, इन्हीं के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी वहां से खत्म कर दिया गया और इस पर कोई बोलने वाला नहीं था उस समय। दूसरी बात, आप आज के डेट में आरक्षण का लाभ छोड़ दीजिए, आपका संरक्षण ही नहीं है, आप अपने त्योहार नहीं मना सकते हैं। तैमूरों ने तलवार रख दी है क्योंकि विपक्षी दल ही तैयार हैं उनके लिए लड़ने के लिए। आपकी सरकार है, क्यों नहीं कड़ाई से निपटती इन लोगों से? हमारी सरकार है और हमारी सरकार में नहीं है तब भी सरोकार में रहे हम, और सरोकार में रह के कारण यह है कि आप देख लीजिए आज ये जो है जातियों में बांटना और दीमक की तरह देश को चाटना, एक अनपढ़ जाहिल लोगों को भी सर राजनीति में अपनी संरक्षण देना, एक परिवार का पोषण करने के लिए एक धर्म विशेष को भड़का के रखना और जातियों में बांटे। अगर जातियों में नहीं बांटेंगे तो दीमक की तरह देश को कैसे चाटेंगे? अशोक यादव, समस्या तो इनके साथ ये है। ओके, अशोक यादव है क्या? मैं अशोक यादव को देख लूं जल्दी से। अशोक यादव स्क्रीन पर। जी अशोक जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या जिस तरह से, क्योंकि एक विषय को मैंने अभी छुआ नहीं इसलिए संक्षेप में आपसे, क्या JPC की बैठक में कल्याण बैनर्जी ने जो कुछ किया, क्या उसके लिए कल्याण बैनर्जी को माफी मांगनी चाहिए? और वक्फ को लेकर इतनी क्या नाराजगी है? जो कुछ हो रहा है संवैधानिक दायरे में हो रहा है ना। देखिए अशोक जी, उसका जवाब मैं दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक शिकायत मेरी है कि यहाँ पे भाजपा का एक बदतमीज प्रवक्ता जिसका नाम धनंजय गिरी है, उसने अबू हासिम के बयान को लेकर के मुझे उसका मतलब अब्बू बोला। नहीं, मतलब उनका नाम अब्बू है, आपने उनको अब्बू कैसे मान लिया?
अबू देखिए ये गलत बात है। उनका नाम अबू है, उनका नाम अबू है। नहीं ये गलत बात है। इस तरह का आपके लिए करिए आप बदतमीजी के पहले आप ये बताइए अशोक जी सुनिए, उन्होंने अबू उनका नाम लिया था। अगर आपको गलत लगा तो मैं सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, सर एक मिनट सर, सुनिए ना सर प्लीज, सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर, विषय पर आइए अशोक जी, विषय पर। एक मिनट धनंजय जी प्लीज, मैं पहले विषय पर आइए। अगर उन्होंने अबू, आपके अबू मतलब आपके पिता के लिए नहीं बोला, और अगर बोला तो मैं खेल जताता हूं। एक मिनट सर, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब आप विषय पर आइए सर। उन्होंने अबू उनका नाम है, उन्होंने नाम लिया अबू उनका नाम है सर। अब विषय पर आइए सर जी। आपकी पार्टी के नेता ये कहा, बोलिए। देखिए आप उनको जो बात आपने कहा, ठीक है सुनिए प्लीज। अशोक जी जो बात आपने कहा, कल्याण बनर्जी का जेपीसी के बैठक में जो भी बातें हुई वक्फ बोर्ड को लेकर के, वो बात में अब अंदर क्या हुआ, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, अब इसको हम यहाँ बैठ के कैसे जस्टिफाई कर दें अशोक जी? मैं तो वहां अवेलेबल नहीं था ना। अब वहां पे अगर जो स्पीकर महोदय हैं, स्पीकर महोदय जांच करवा लें क्या हुआ अंदर, क्या नहीं हुआ, क्या सिचुएशन थी, तो उसके बाद अगर टिप्पणी आप मांगते हैं तो मैं सटीक टिप्पणी दे देता। सर सिचुएशन कोई भी थी, कोई भी सिचुएशन हो, जेपीसी की बैठक डेमोक्रेटिक तरीके से होती है। क्या जेपीसी की बैठक में बोतल तोड़ना और बोतल का टुकड़ा जो है स्पीकर के ऊपर फेंकना, जो अध्यक्ष थे जेपीसी के, क्या उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं? मतलब एक बार तो कभी तो सर हिम्मत दिखाया करिए आप लोग, कहिए कि गलत है। आप लोग संविधान की इतनी दुहाई देते हैं, डेमोक्रेसी, एक बार तो हिम्मत दिखाइए, कहिए कल्याण बनर्जी का जो निंदनीय है उनका व्यवहार। अशोक जी आपको याद होगा इसके पहले वाली लोकसभा में रमेश बिधुड़ी ने भी बड़ा गंदी गालियां दी थी, किसने उसकी क्रिटिसाइज किया तो बताइए? सर रमेश बिधुड़ी का टिकट कट गया, रमेश बिधुड़ी का टिकट कट गया सर। कोई कार्रवाई हुई उनके ऊपर? टिकट कट गया उनका, इससे बड़ी कार्रवाई क्या चाहते हैं सर? उनका टिकट कट गया। महुआ मोइत्रा का सांसदी चली जा रही है, अच्छा मतलब, और उनका जो है उनके खिलाफ क्या हुआ एक्शन बताइए जरा। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अवधेश जी, यही विपक्ष का चेहरा है भाई, विपक्ष का चेहरा यही है। देखिए वो कह रहे हैं साफ साफ जस्टिफाई, मतलब वो एक बार कहने के लिए तैयार नहीं है कि सरतन से जुदा के नारे लगना गलत है, एक बार कहने के लिए तैयार नहीं, देश में जो सरतन से जुदा नारे लगाएगा उसको जो है ईंट से ईंट बजा देंगे। एक बार कहने के लिए तैयार नहीं है कि कोई अगर कहेगा सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर है तो उसको जो है समूल नाश हो जाएगा, तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं, कल्याण बनर्जी अगर बोतल तोड़कर हमला करते हैं तो उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये विपक्ष को हुआ क्या सर? नहीं, विपक्ष को कुछ नहीं हुआ है। 10 सेकंड अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलूं। अशोक यादव जी देखिए, विपक्ष को कुछ नहीं हुआ है, विपक्ष का यही कैरेक्टर है, हुआ कुछ नहीं है। विपक्ष का कैरेक्टर हमने पिछले लोकसभा विधानसभा में देखा है कि किस तरीके से कल्याण बनर्जी का तो सबको पता है। अब ऐसे लोगों को कि वो मिमिक्री कर रहे थे, मतलब लोकसभा अध्यक्ष की मिमिक्री करते हैं, वो कागज फेंकते हैं। अब स्कूल में टीचर पढ़ा रहे, मैं आपसे भेजता हूं, पीछे से कोई अगर बच्चा अगर कागज फेंके तो उसको क्या बोलेंगे आप? उसको तो गुंडा ही कहेंगे ना, लेकिन वो संसद में करेंगे तो नहीं होगा। अब आप सोच सकते हैं कि जेपीसी में तो कम से कम ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी, ना लोकसभा में हुआ था, ऐसी शर्मनाक घटना घटी है। और दो विपक्ष के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, एक तो टीचर है इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन एक बार भी उसको शर्मनाक या भर्त्सना के योग्य अगर नहीं मानते हैं, अगर सिर तन से जुदा या एक बार नहीं बोलते हैं, तो आप कल्पना करिए जिससे विपक्ष से आप उम्मीद कर रहे हैं विपक्ष कहां पहुंच गया है। केवल वोट के लिए, केवल मुस्लिम वोट के लिए मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को बढ़ाना, जिहादी जो है कट्टरवाद को बढ़ाना। सर मेरे पास समय इतना ही है, अगर ये करने का पाप कर रहे हैं। ये वोट की लड़ाई है, लेकिन ये वोट की लड़ाई कहां तक आई है ये जो है समझने की जरूरत है। अगर हम इस तरह से अगर हम करेंगे, इस तरह से कट्टरपंथियों को बढ़ावा देंगे, हम इस तरह से अगर जो है बयानबाजी करेंगे, इस तरह से ईंट से ईंट बजा दूंगा, माँ का दूध पिया, इस तरह की अगर बयानबाजी कर रहे हैं और वो भी जो है धर्म से जोड़कर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस पर जो है सबको चिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ आ गए। और जामिया के लिए अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा, जामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, हिंदुओं को इस देश में त्यौहार मनाने का अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। इस पर भी विपक्ष बोलता, इस पर भी कोई बोलता कि ईंट से ईंट बजा देंगे तो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।